स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज है, लेकिन उस राम राज में लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इस हफ्ते में उत्तर प्रदेश में 2 लिंचिंग हुई है। एक तो मथुरा में हुआ है और दूसरा कौशाम्बी में। जिस तरह से लिंचिंग कौशाम्बी में हुआ है वो बड़ा ही दर्दनाक है। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। आज हम लिंचिंग पे बात करेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि वहाँ गुंडा राज नहीं है, वहाँ राम राज है। तो आखिर लिंचिंग क्यों हो रही है? इस तरह की दर्दनाक लिंचिंग जो कौशाम्बी में जो लिंचिंग हुआ है उसमें 2 सगे भाइयों की लिंचिंग किया गया है। वो इसलिए किया गया है, उस पर यह आरोप लगा है कि वो प्रेम प्रसंग में थे। तो क्या किसी को अधिकार है कि वो किसी की इस तरह से लिंचिंग कर दे, जिसमें एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, वहीं एक की हालात अभी नाजुक बताई जा रही है। तो हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। एक मंजर इमाम सर जो जामिया से PhD स्कॉलर भी है, राजनीति को बहुत बड़ी बारीक तरीके से समझते भी है। तो आज हम उनसे जानेंगे आखिर ये क्या मैसेज दे रहा है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। सर, जो ये 2 बड़ी लिंचिंग हुई है, क्या लगता है इससे मन विचलित नहीं होता है? जिस तरह से मीडिया का रवैया है वो इस तरह की खबरें क्यों नहीं दिखा रहा है? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये वाक़यात नए नहीं हैं, कई साल से बराबर होते जा रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से संडे और मंडे के बीच की जो रात है, इंटरवीनिंग नाइट है, उसमें एक लिंचिंग की खबर आई। वो मैंने वीडियोस देखी है, कुछ 1-2 चैनलों ने भी दिखाया जो मथुरा में पेश आया। और अभी उसकी वेरिफिकेशन ये आ रही है कि जो जिसकी लिंचिंग हुई थी और जिसको मारा पीटा गया था, बहुत बुरी तरह से उसको भी मारा गया था, वो मुस्लिम भी नहीं था, लेकिन उस पर शक किया गया कि ये मुस्लिम है। और दूसरा शक ये किया गया कि ये बीफ लेकर या मीट लेकर कहीं जा रहा था, जबकि वाक़या कुछ और था। वो आदमी जो चीज़ों को, जैसे गंदगियाँ होती हैं या कहीं रिमेनिंग होते हैं, उनको कहीं से शिफ्ट करना होता है शहर में, जो सफाई कर्मी है एक तरह का, वो लेके जा रहा था। तो महज शक की बिना पे उसको बहुत बुरी तरह मारा गया। वो वीडियो मैंने देखी है। और दूसरा वाक़या जो अभी मतलब देखने में आ रहा है, जिसमें 2 भाइयों को मारा गया है। अब उसकी तहकीकात शायद हों या ना हों, आजकल के जिस तरह के हालात हैं, उसमें एक भाई, बड़ा भाई जो है ज़फ़र नाम का, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। दूसरा भाई नूर है जिसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कानून व्यवस्था की जो भी चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर का जो भी मामला है, वो स्टेट को डील करना चाहिए। अगर स्टेट को छोड़कर किसी को भी आप ये हक़ दे दें कि वो तय करे कि क्या सही है क्या या नहीं है, जुडिशल कोई प्रोसेस फॉलो ना हो, तो ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमारे साथ काशिफ हसन है जो मिलर टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आप एज ए पत्रकार होने के नाते आपने बहुत सारी घटनाएं देखी है, लेकिन जो आज के वीडियो आए कौशाम्बी से चाहे मथुरा से, वो क्या मन को विचलित नहीं करता? अगर आपने इस तरह के वीडियो देखे तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं आपके मन में? देखिए, इस सब के पीछे हमें देखना पड़ेगा कि समाज में किस तरह से नफ़रत का जहर उंडेला जा रहा है। और नफ़रत का जहर अभी देखिए इस वक्त जो पूरा कश्मीर फाइल है वो किस तरह से पेश किया जा रहा है और कैसे बढ़ चढ़कर यहाँ पर जितने भी बरसर इक़्तिदार जमात है उन सब ने मिलकर भाजपा का साथ दिया और भाजपा ने इसको किस तरह से प्रमोट किया। नफ़रत सिर्फ़ यही नहीं है कि किसी समाज में आ रही है, एक पूरे तबके को इस लेवल पर लाया जा रहा है कि वो किसी को भी जान से मार दे। 200 बंदे मिलकर 2 लोगों को मार रहे हैं। जिस तरह का वाक़या हमने अभी कौशाम्बी में देखा, वो क्या है, अगर आप वीडियो देख लें तो मन विचलित हो जाएगा। जब से मैंने ये वीडियो देखी है, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में इस तरीके के माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। और जिस तरीके से कौशाम्बी का वाक़या है, पूरा एक गांव उठकर चला आया है और 2 लोगों को पत्थर से मार रहे हैं, ईंट उस पर तोड़ रहे हैं, लाठी डंडा बरसा रहे हैं। एक की तो स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है, जबकि इससे पहले 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हर इलाके में एक आला अफसर हो जो देखे कि हुजूमी तशद्दुद और इसी तरीके से जो कत्ल के वारदात हो रहे हैं, जो तशद्दुद के ज़रिए एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके मार दिया जा रहा है, शक में मार दिया जा रहा है, तो इस पर निगाह रखे अफसर और चीज़ों को दुरुस्त करे। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरीके का माहौल आज देश में उत्पन्न हुआ है, जिस तरीके की नफरती विचारधारा को फलने और फूलने का मौका मिला है, हमें देखने में आ रहा है कि ये तशद्दुद के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हफ्ते में इस वक्त 2 लिंचिंग हो चुकी है, लेकिन मीडिया में कहाँ
क्या चल रहा है? ना मीडिया में इसको जगह मिल पा रहा है, ना किसी किस्म से कोई डिस्कशन इस तरीके से हो पा रहा है। यहाँ तक कि जो अल्टरनेट मीडिया है, जिसको हम कहते हैं कि फ़लाँ मीडिया जनहित की बात करता है, उसमें भी ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। और इतनी दर्दनाक तरीके से जो मौत हुई है इस वक्त कौशाम्बी की, वो देखने के लायक नहीं है। किसी कम्युनिटी को आप साइकोलॉजिकली तोड़ना चाहें, उसको ये दिखाना चाहें कि तुम्हारी ये हालत है, वो इस वीडियो में नज़र आता है। तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि देश बुरी तरह से नफ़रत में धकेला जा रहा है और अंधे कुएं में देश के लोग जहर आलूदा होकर एक दूसरे को मारने पर उतावले हैं। ये कहाँ पर ख़त्म होगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बिहार में आरजेडी की सरकार है। आरजेडी के एक कार्यकर्ता को पहले लिंचिंग की जाती है, उसके बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है। वहीं अभी दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में आई है। उत्तर प्रदेश से पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हमारा देश आखिर कहाँ जा रहा है। क्या मुसलमान का खून यहाँ सस्ता हो गया है, या इस तरह से लिंचिंग हो रही है? क्या मुसलमान डर के रहेंगे, या मुसलमानों को कहीं और साजिश के तहत दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुसलमान बुनियादी तौर पर डरने वाली कौम नहीं है। वो हमेशा हक़ के साथ और हक़ के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। वो जिस तरह की रोड की लड़ाई हो, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, इसी तरीके से तमाम संसाधन को यकजा करके किसी के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है तो वो उसमें पेश रहे हैं। जालिमों का उन्होंने हाथ पकड़ा है। तो मुसलमान तो डरने वाली कौम नहीं है। लेकिन जब आप स्टेट का सारा जोर इस्तेमाल करेंगे, सारा बल और छल इस्तेमाल करेंगे और सारे दाम दंड-भेड़ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एक निहत्था आदमी क्या कर सकता है? कौशाम्बी के वाक़े में ये नज़र आया कि वहाँ किसी किस्म का कोई एक आदमी नहीं मौजूद है जो इस बात को कहे कि भाई आखिर अभी तो इस पर इल्ज़ाम है, इस पर इल्ज़ाम सिर्फ इस बात का है कि वो किसी का अफेयर है इसके साथ, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वो तमाम भीड़ इस कदर नफ़रत में डुबोई गई है कि वो इसका होश नहीं रखती और वो उसको कुचल के मार रही है। बल्कि आप जब वीडियो देखते हैं तो बहुत मन विचलित हो जाता है कि किस तरह से ये काम हो रहा है। उसके बाद देखिए कि कोई भी एक एक्टिविस्ट इस बात पर खड़ा हो रहा है कि लिंचिंग के जो वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं मुल्क में। आप गौर करेंगे तो हर दिन इस्लामोफोबिक माहौल में देश को ढाला जा रहा है और ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। नफ़रत के सारे एजेंडे आगे बढ़ रहे हैं। अब नफ़रत का एजेंडा इस कदर दूर तक चला गया है कि ख़ुद जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके हाथों से बाहर आ गया है। उनको बाज़ दफ़ा महसूस होता है कि हमारी दुनिया भर में इसको लेकर गलत पिक्चर जा रही है। वो कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनके कंट्रोल में ये नहीं आ रहा है। अब देखिए कि लिंचिंग को लेकर कोई ऐसा कानून बने, कोई ऐसा गाइडलाइन बने, लेकिन कोई भी पार्टी इस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रही है। झारखंड एक ऐसा राज्य था या जहां महसूस हो रहा था कि कुछ गाइडलाइन और कुछ कानून बनेंगे, लेकिन वहां के राज्यपाल ने इसको खारिज कर दिया। अब एक स्टेट में जो किसी किस्म की गाइडलाइन बनने वाली थी वो भी अब उसको भी लेकर बड़े सारे संदेह हैं और वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो किसी किस्म का ये जो हुजूमी तशद्दुद है वो तो कई मामलों में आप देखिए कि जो कम्युनल वायलेंस होते हैं उसमें तो एक तरफ से अगर लोग मारते हैं तो दूसरी तरफ से कुछ बचाव होता है, कुछ उस तरफ से भी चीज़ें होती हैं। लेकिन कम्युनल वायलेंस के से बढ़कर ये लिंचिंग का वाक़या है कि एक आदमी को टारगेट करके 200 लोग मारते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है आखिर समाज में क्या संदेश दे रहा है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी पे? देखिए, संदेश क्या जाएगा ये हम सब लोग समझते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये समझिए कोई भी देश चलता है तो कुछ उसका एक स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास आर्मी है जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए है प्राइमरी तौर पे। हमारे पास पुलिस है, पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है कि कोई कहीं दंगा ना हो, कहीं फसाद ना हो। हमारे पास जुडिशरी है जो ये तय करती है कि ये चीज़ जुर्म है या नहीं है, या कोई मुजरिम है तो उसकी क्या सज़ा बनती है, ये अदालत तय करती है। हमारे पास एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है जहाँ पे किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है या उसके बारे में कुछ कहा जाता है। इस तरह के मामलात में जो सबसे बड़ा समस्या है, मैं इसमें खामोशी को सबसे बड़ा जुर्म मानता हूँ। जो टॉप क्लास की लीडरशिप है वो खामोश क्यों है? अगर आप ये समझते हैं कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है,
एक संविधान के ऊपर, एक आइन के ऊपर चलता है, तो फिर खामोश रहने का क्या मतलब है? खामोशी से बहुत से लोगों को शह मिलता है, उसको ज़ोर मिलता है, ताकत मिलती है कि नहीं हमारा तो कुछ नहीं हो पा रहा है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हम जो चाहें कर लें। और ये एक बहुत ख़तरनाक रुझान है, जैसा कि मेरे साथी ने अभी कहा है कि जब आप जुल्म को बढ़ावा देते हैं और उस पर कंट्रोल नहीं रखते, चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ हो, कल वो इतना बढ़ जाएगा कि वो आपके ख़िलाफ़ ही कभी न कहीं राइज़ हो जाए और चढ़ के आपको उसका लुक़मा बनाए और आप फिर बेबस हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान न देते हुए स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को, जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए और जो एक प्रोसीजर है मुल्क में, उस प्रोसीजर पर फॉलो करके ये तय किया जाए कि कौन मुजरिम है, कौन मुजरिम नहीं है। आवाम को कहीं भी ये हक़ नहीं मिलता है, दुनिया के किसी मुल्क में ये हक़ नहीं है कि वो ख़ुद मुनसिफ और वो बन जाए, जज बन जाए और वो तय करने लगे कि क्या सज़ा दी जाए और कैसे सज़ा दी जाए। ये ख़तरनाक रुझान है, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए इस बात तो सही है कि हम नेता लोग कुछ नहीं बोले, जो सेकुलर पार्टी है, जो सेकुलर पार्टी के जो नेता है वो नहीं बोल रहे। अभी एक मामला हुआ कर्नाटक में, जहां एक हिंदू वाहिनी के छात्र थे, उनका किसी ने डेथ हो गया, किसी ने मार दिया उसे। वहां दंगा भड़क गया, वहां कई सारे जो मुस्लिम घर थे उनको जलाया गया, उनको टारगेट किया गया। लेकिन अगर नेता नहीं बोले तो जो जनता है वो सड़कों पे क्यों नहीं आ रही है? आखिर आज किसी के बेटे के साथ हुआ है, कल हो सके आपके बेटे के साथ हो, लेकिन आप कब तक खामोश बैठेंगे? ये देखिए बहुत अहम सवाल किया है आपने। यहाँ ये कोशिश की जा रही है, आप इसको समझिए, ये कोशिश की जा रही है कि लोग प्रोवोक हो जाएं। मैं सलाम करता हूँ मुसलमानों को इस मामले में कि वो प्रोवोक नहीं हो रहे हैं। किसी को प्रोवोक करना, प्रोत्साहित करना कि आप ये काम करो, उकसा रहे हो आप। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो मुल्क की हालत क्या हो सकती है आप समझिए। मुसलमान कोई छोटी माइनॉरिटी नहीं है, दूसरी बड़ी मेजॉरिटी है इस मुल्क में और सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। अगर 30 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ मुसलमान खड़े हो जाएं किसी चीज़ के ख़िलाफ़, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मुसलमान ऐसी पागल कौम है। वो समझती है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या दिमाग काम कर रहा है, तो वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुसलमान ही क्यों, दूसरे भी बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। और माइनॉरिटीज़ ही क्यों कहूँगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशली कहीं ना कहीं बैकवर्ड हैं या इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड है, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, होता है बल्कि। तो ये कोशिश करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा वो सभी लोग जो विक्टिम हैं, जो इस तरह से जुल्म का शिकार बनाए जा रहे हैं, उनको गौर करना चाहिए, उनको एक साथ इकट्ठा होना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि ये नहीं चलने वाला, ये सबका देश है, ये किसी एक का रजिस्टर्ड मुल्क नहीं है, सबका देश है, सब बराबर के शहरी हैं। और देश चलेगा तो देश आइन के हिसाब से चलेगा, देश का हमारा जो कानून का फंक्शनिंग का सिस्टम है उसके हिसाब से चलेगा, ना ये कि कोई भी किसी को तय कर ले कि मैं मजबूत हूँ तो कोई कमज़ोर है सामने वाला तो उसको मार देंगे। ऐसे तो फिर समाज का कोई इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हर घर में हर बड़ा छोटे को मार देगा, हर समाज में हर बड़ा छोटे को मार देगा। तो आप कहीं ताकतवर हैं, कहीं आप कमज़ोर हो सकते हैं, वहाँ आप मारे जाएंगे। हमें इसकी भी फिक्र है। हमारे यहाँ मैं बताऊँ, मैं जहाँ से आता हूँ बहुत सारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं और उनकी तादाद बहुत कम है और कई बार फाइनेंशियली भी वो वीक है। तो अगर यही रास्ता अगर वहाँ के लोग, वहाँ जो मेजॉरिटी में है, वो अपनाने लगें तो आप क्या समझते हैं कि जुल्म नहीं होगा? ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उन बेचारों का वहाँ कोई कसूर नहीं, वो तो किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं। तो देश में भी चाहिए कि हमारे जो टॉप क्लास की लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, वो इसके ख़िलाफ़ बोलें। उनके बोलने से ही ये थमेगा, वरना ये थमने वाला नहीं है। इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है और ये खामोशी जुर्म है और इस जुर्म को रुकना चाहिए। कासिफ सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि जिस तरह से फेसबुक, ट्विटर जो या यूट्यूब का जो दोहरा रवैया, अगर आप इस तरह के वीडियो अगर डालते हैं तो वो ये लिखता है कि आप समाज में नफरत घोल रहे हैं। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया है जो अपना एजेंडा चला रही है। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है एज ए पत्रकार, हम क्या करें इसके लिए? देखिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जैसे कि आपने बात की कि यूट्यूब है या फेसबुक है, इस तरह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। देखिए हमने ख़ुद मिल्लत टाइम्स की मिसाल मौजूद है कि हमारे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे और हमने कुछ न्यूज़ अपडेट्स वगैरह की, सारे गाइडलाइन का फॉलो किया, लेकिन उनको ये समझ में आया कि एक ख़ास कम्युनिटी को उनकी न्यूज़ आ रही है, तो उन्होंने बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन शुरू में लगाए और उसके बाद जो कुछ हुआ हमारे साथ वो सबके सामने है।
तो ये बात तो है कि बाज़ाब्ता इस पर बड़े सारे रिसर्च भी हो चुके हैं। ख़ास तौर से फेसबुक पर तो बड़ा सारा हंगामा भी हुआ था पार्लियामेंट में कि किस तरह से वो भेदभाव के साथ इस देश में चीज़ों को आगे बढ़ाया है, नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाया है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको हमेशा रिस्ट्रिक्शन वो लगाता रहा है। तो एक तरफ तो जिसके हाथ में सियादत और क़ियादत और जो नफरती लोग जब से इस मुल्क के सियाह सफ़ेद के मालिक बने हैं, तो उसके बाद तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, दुनिया भर में रिपोर्ट हो रही हैं, और दुनिया भर में जो कुछ इसका नफरती एजेंडा है उसको लोग बाहर ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है। तो ये इतनी आसान बात नहीं है कि कहीं पर आप जुल्म कर ले जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज की दुनिया में ये इम्पॉसिबल है, और चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है, मुझे इस मामले में मैं बहुत ही मुस्बत राय रखता हूँ कि अगर जुल्म होगा तो जुल्म को ज़रूर दिखाया जाएगा। और हमारे जैसे और भी चैनल हैं जो इस कोशिश में लगे हुए हैं। डिलीट हो जाता है बार बार, फिर वो कोशिश करते हैं चीज़ों को अपलोड करने की, और इस मामले में बहुत सारी मिसाल भी है जहां इस कदम को अपना कर एक पूरा नैरेटिव भी बनाया गया। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ये जो नफ़रत समाज में बोया जा रहा है, जो लिंचिंग हो रही है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए? देखिए, नफ़रत जो है एक बड़े एजेंडे के तौर पर इस मुल्क में सियासी हिस्सेदारी और सियासी कुव्वत को अपने मुट्ठी में लेने के लिए लोगों ने शुरू किया था। लेकिन अब ये नफ़रती एजेंडा बड़े पैमाने पर एक पार्टी को फ़ायदा दिलाता है। उसका कोई स्लोगन नहीं है, उसका किसी किस्म का डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, वो इस पर बात ही नहीं करता। वो नफ़रती एजेंडे पर बात करते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये आसान और बहुत ही लाभदायक फार्मूला इस मुल्क में, इस मुल्क की एक बड़ी आबादी ने, और उसके बाद इस मुल्क में जो मिशनरियाँ इस्तेमाल हुई हैं और जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से दुरुपयोग किया है, तो ये पूरा गणित है जिसकी वजह से नफ़रत के फुरेरे लहराए जा रहे हैं और नफ़रत की जीत हो रही है। तो इस नफ़रत को ख़त्म करना मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने ये नफ़रत नहीं दी है। कम्युनिटी के उन्हीं लोगों को, कम्युनिटी की जो यहाँ पर अक्सरियती तादाद है, जो यहाँ पर अक्सरियती समाज है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम भाई, उनको ही आगे आना पड़ेगा और इस नफ़रत के लिए कुछ करना होगा। क्योंकि मुसलमानों ने इस नफ़रत को नहीं बढ़ाया है, उनको ही आगे आकर बताना पड़ेगा कि ये नफ़रत जिसमें हम कम्युनिटी वाइज एक का कत्ल हो रहा है, किसी दिन हमारा भी कत्ल होगा। और सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म तो नहीं है, इस मुल्क में दलितों पर कितना जुल्म हो रहा है, आए दिन हो रहा है। लेकिन उसके जो बड़े नेता हैं वो सत्ताधारी हो गए हैं, सत्ता का मलाई काट रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ नेता बन जाते हैं और कुछ नेता आ भी जाते हैं, बाद में वो सत्ता की मलाई खाने लगते हैं, तो वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती। हम ये चाहते हैं, अब देखिए कि जितने भी कॉमनल राइट्स होते हैं उसमें कौन इस्तेमाल होता है? उसमें यहाँ का बहुसंख्यक समाज के वो लोग इस्तेमाल होते हैं जिसको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब करते हैं, दलित होते हैं। दंगों में इस्तेमाल इनके जहन में जहर डालकर किया जाता है। तो आप देखिए कि देश का जो सत्ताधारी पक्ष है वो नहायत सुकून की नींद जहर डालकर सोता है और मलाई काटता रहता है। तो हमें लगता है कि जब तक इस देश का जो अक्सरियती समाज है वो नहीं जागेगा, इस नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला, किसी किस्म की नफ़रत नहीं ख़त्म हो सकती। जिस तरह से बीजेपी सरकार 2014 में आई, उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आई, जब से पूरे देश में एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, तो आखिर क्या सॉल्यूशन है? क्या इस तरह से ही चलता रहेगा, या इस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग की जाएगी, या इसी तरह से हिजाब का मामला, या एक फिल्म के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? तो कैसे इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, करे तो क्या करे? देखिए, प्रॉब्लम की बहुत बात होती है, सोल्यूशन पर कम बात होती है, और वो उसको प्रैक्टिकली करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये और बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर विलिंगनेस हो तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, आसानियाँ भी पैदा होती हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि किसी चीज़ को समाज एक्सेप्ट करने लगे, सोशल एक्सेप्टेंस किसी गलत काम का, वो बहुत ख़तरनाक रुझान होता है। सियासी लोगों ने कब अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया है? कौन सी पार्टी ऐसी है जो रही है पावर में और उसने पावर का कहीं ना कहीं मिसयूज़ नहीं किया है? ये तो होता रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि इंटर कम्युनिटी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहाल किए जाएं।
मुसलमान हिंदुओं से मिलें, हिंदू मुसलमानों से मिलें, ईसाइयों से मिलें, ईसाई सिख से मिलें, सिख मुसलमान से मिलें। ये इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप को बहाल करना बहुत ज़रूरी है। यही वो ताकत है जो सबसे बड़ी ताकत है एक डेमोक्रेसी में। मुसलमानों को भी चाहिए कि वो अपने प्रोग्राम्स में, अपने फंक्शंस में हिंदू भाइयों को बुलाएं, क्रिश्चियंस को चाहिए कि वो मुसलमानों को बुलाएं, सिखों को बुलाएं। एक दूसरे से जो इस देश की एक पहचान रही है, उस पहचान को हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। सियासत का एक नेचर होता है, वो होता रहेगा। इस सिलसिले में ख़ुद कौम के लोगों को, और आपने मीडिया की बात की, मीडिया ऐसा भी नहीं है कि सारे मीडिया वाले ऐसे ही हैं। जो लोग इस तरह की हरकत या जो चैनल्स ऐसा कर रहे हैं, जिनकी ज़बानें ग़ुलाम हो चुकी हैं, जिनका कलम बिक चुका है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन इसी भीड़ में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज भी, जबकि एक भी सही बात बोलने पे लोगों के खिलाफ सेडिशंस के चार्जेस लग जा रहे हैं, आज भी वो हक़ के लिए खड़े हैं। और ये छोटे छोटे चैनल्स, यूट्यूब जैसे आपका चैनल है, हर इंसान अपने आप में एक मीडियम है, हर मोबाइल फ़ोन एक मीडिया का टूल है। तो कोई भी कहीं भी किसी चीज़ को भी यूज़ कर सकता है। तो ये दुनिया ऐसी नहीं है कि वहाँ तक लोगों तक अप्रोच न किया जा सके। बहुत सारे तरीक़े हैं। तो मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल हो, लोगों के ताल्लुकात बहाल हों। बहुत ज़्यादा सियासी बयानात पे ध्यान न देकर लोगों को चाहिए कि अपने सोशल रिलेशनशिप को ज़्यादा तौर से इस्टेब्लिश करें, एक दूसरे से लेन देन करें, एक दूसरे के फंक्शन में शरीक हों, उनके खुशी में भी शरीक हों, गम के मौक़ों पर भी शरीक हों। मैं समझता हूँ कि ये तभी थमेगा ताकि उसको समाज कबूल न करे। बुराई को समाज अगर कबूल कर लेता है तो ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। सियासत करने वाले सियासत करते रहें। हम समाज वालों की ज़रूरत है, हमें भी भूख लगती है, प्यास लगती है। अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए तो वो मेरे पॉकेट से भी 10 पैसा ज़्यादा, 10 रुपये ज़्यादा जाता है। एक हिंदू है, उसके पॉकेट से भी ज़्यादा जाता है। हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, पूरी दुनिया में वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। हमें इस वक्त एकजहती की ज़रूरत है और आपसी इख्तलाफात को मिटाना है, मिलजुल कर बात करनी चाहिए और समाज के लोगों को बैठना चाहिए। मैं ज़्यादा सियासत का इन्वॉल्वमेंट इसमें मुनासिब नहीं समझता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ है मंजर इमाम और वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार काशिफ हसन। तो आज हम लोगों ने बात की जिस तरह से देश में एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। इन सब बातों पर आप भी क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।